आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम संडे को यूपी पीसीएस का एक सेशन लेने वाले हैं। आरओ एआरओ के एग्जाम आ रहे हैं, तो उस सेशन को जरूर देखें। डॉक्टर राकेश सारस्वत साथ होंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतना अच्छा हम आपके लिए कंटेंट देते हैं। और इंस्टा पे मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। शॉर्ट्स में मैं सारी चीज़ें इतिहास में कवर करूँगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो आप इंस्टा ज़रूर मुझे फॉलो करें। तो ये बहुत बड़ा जो है वो बयान आया है। मैं आपको पूरा इतिहास फिर से समझाऊंगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो यार। तो क्या हुआ है पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, विंटर सेशन चल रहा है और जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन बिल आया है। इस पे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। हम दो लेक्चर्स को बिल्कुल भी इस समय कंबाइन नहीं करने वाले। अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा मेरा, वो इसके बाद ही कंटिन्यू करूंगा। मैं जैसे इसको एंड करूंगा उसके बाद कंटिन्यू करूंगा, वो अगला होगा। इसका पार्ट 2 कि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल, दो बिल्स में सीट्स की बेसिकली बात हुई है। यहां पे पीओके के लिए भी 24 सीट आरक्षित है। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो यहां पे कुछ बोला है अमित शाह ने। तो हमारे गृह मंत्री ने क्या बोला, मैं एज इट इज पढ़ के आपको बता देता हूं कि कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस पे सीधा उन्होंने हमला साधा है, निशाना साधा है। जबकि मौजूदा मोदी सरकार जो कर रही है, इतिहास उसे हमेशा याद रखेगी। अब मोदी सरकार जम्मू कश्मीर पर 370 से आगे निकल चुकी है और जल्द ही कुछ और बड़ा काम होने जा रहा है। ओ माय गॉड, और बड़ा काम क्या होने जा रहा है? पीओके क्या है? कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है। ठीक है, कल मैं ये कह रहा था, मैं एक सुन रहा था एक चीज, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया भारत के ऊपर। भैया, अहमद शाह अब्दाली ने हमला भारत के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के ऊपर किया था। ये पूरा ही पाक था, आपको पता ना, पूरा पाकिस्तानी भारत, सबसे पहले हमला वहीं पे ही हुआ था। एनीवे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बोला कि मैं यहां जो विधेयक लेके आया हूं, ठीक है, जो बिल लेके आया हूं, वो उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान हुआ, जिनकी उपेक्षा की गई। किसी भी समाज में लोग वंचित हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान की मूल भावना है। जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहां पे जवाहरलाल नेहरू के ऊपर उनको कोट किया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू मेरे हिसाब से, अगर मैं टॉप 10 नेताओं की लिस्ट बनाऊं तो उसमें जवाहरलाल नेहरू टॉप पे होंगे। उन्होंने बहुत कुछ बहुत जबरदस्त भारत के लिए किया और ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। बाकी सब सियासत है, सब पॉलिटिक्स है, ठीक है। बट ये उनकी गलती थी कि वो यूनाइटेड नेशंस गए। ये मैं भी मानता हूं कि जितना मैंने पढ़ा है कि उनको यूएन नहीं जाना चाहिए था। अब वो क्यों गए भी मैं जब इतिहास बताऊंगा तो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। ये बिल्कुल भाई बाद में मारा नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू वाज हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। और उन्होंने बाद में, जब इंडिया और चाइना का भी वॉर हुआ था ना, तो जब उनको पता चल गया था हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है, ये चीनी सबसे बड़े राक्षस है, उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने सब बातों को बोला कि इनको कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए। ऑफिशियल है ये चीजें है। कांग्रेस समेत विपक्ष के हंगामा पर शाह ने कहा, मैंने वही बात कही है जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला को कही थी। ठीक है, अब इसमें फारूक अब्दुल्ला भी जो है वो भी बरसे हैं, कह रहे थे कि अगर सेना को उस समय उधर डाइवर्ट नहीं किया जाता तो यहां पे बारामूला भी उनके पास चला जाता, कश्मीर के पास। उनको नहीं पता, वो पैदा भी नहीं हुए थे, उनको कुछ नहीं पता कि उस समय कश्मीर में क्या हालात थे, तो शांत रहे तो ज्यादा अच्छा है। ये फारूक अब्दुल्ला का भी कहना है। तो अमित शाह ने फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो, ठीक है, कि वही लोग देख पाते हैं जो अपने से पीछे रह गए लोगों की उंगली पकड़कर संवेदना के साथ उन्हें आगे चाहते हैं। वो लोग इसको नहीं समझ पाते जो उनका उपयोग वोट बैंक के लिए करते हैं। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी के बारे में बोला कि वो गरीब घर में जन्म लेकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो पिछड़ों और गरीबों का दर्द जानते हैं। 370 जो अनुच्छेद था उनको हटाना कुछ लोगों को खटक गया है। उसके बाद यह बिल उन लोगों को अधिकार दिलाने का बिल है जिनकी अनदेखी की गई है। अच्छी बात यह हो रही है कि 6 घंटे की बहस में किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। यह बिल बहुत बढ़िया है, मैं भी इसका समर्थन कर रहा हूं। ये कहना चाहता हूं कि नाम में ही सम्मान जुड़ा है, मदद से ज्यादा सम्मान व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू में फटाक से इलेक्शन करवाने चाहिए। मैं इसके भी सपोर्ट में हूं, क्योंकि इलेक्शन पता नहीं क्यों टाले जा रहे हैं, डिलिमिटेशन करवा के फटाक से इलेक्शन। तो जम्मू, फिर उसके बाद महाराजा हरि सिंह की बात हुई कि विलय का निर्णय लिया था महाराजा हरि सिंह ने। तब से अब तक कई बदलाव हुए हैं। वहां आतंकवाद का लंबा दौर चला 1947 के बाद, जो अभी भी एक तरीके से जारी है, पूरी तरीके से खत्म तो हुआ नहीं है। किसी ने विस्थापित लोगों की फिक्र नहीं की। जिनको फिक्र करनी थी वो इंग्लैंड में छुट्टी मना रहे थे। अगर उस समय उनके लिए काम किया गया होता तो विस्थापित नहीं होते। सीधा कांग्रेस पे निशाना है। 1947, 1965, 1971 में जम्मू कश्मीर से 41,844 परिवार स्थापित हुए। इस बिल में इन लोगों का अधिकार मिलेगा।
डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पवित्र नहीं है। जो लोकतंत्र पवित्र नहीं हो सकता, डिलिमिटेशन को हमने न्यायिक डिलिमिटेशन का नाम दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 घंटे यहां पे 2 सीटें घाटी के विस्थापित के लिए होंगी, जो विस्थापित हुए हैं इसमें, क्योंकि सीटों का है बेसिकली। ठीक है, सीटें यहां पे बढ़ाई गई हैं, आई गेस 47 से 43 की गई जम्मू की, और 46 से 47 कश्मीर की, और 24 पीओके के लिए रखी गई हैं। आपको पता है ना कि कश्मीर के बंटवार, जब कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ था, ठीक है, तो सीटें ज्यादा थी, अब इसके बाद कम हो गई हैं, क्योंकि वो लद्दाख अलग हो गया और जम्मू कश्मीर एकदम दिल्ली की तरह चलेगा, उसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है, तो ये चीज है। तो बेसिकली यहां पे यही बोला कि अगर नेहरू नहीं होते तो आज कश्मीर, आज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होता। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि आखिरकार कहानी क्या थी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लिमिटलेस लीडरशिप की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप बस एक सेशन लिया लाइव, प्रशांत सर ने, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही कोर्स अवेल करिए। मैं चाहता हूं लाखों लाखों लोग इसे ले, सिर्फ 300 का कोर्स है। ओके, तो यहां पे बात शुरू होती है 1846 से। 1846 में क्या हुआ था? 1846 में हुआ यह था कि देखिए कश्मीर जो है, कश्मीर यहां ये सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है। ठीक है, चाहे बौद्ध हो चाहे हिंदू हो, यहां पे आए, राज किया। पहले हिंदू शासित साम्राज्य आए, बहुत टाइम कनिष्क के अंडर रहा ये। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पे ही हुई थी। तो एक सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है, यहां से ज्ञान का विस्तार हुआ है ना। मुगलों के पास रहा ये, ठीक है, फिर हिंदुओं के पास आया, ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर। ठीक है, तो ये चीज है। कल्हान के राज तरंगिनी लिखी है, पढ़िए, उस क्या शानदार कश्मीर का वर्णन है। ओके, अब मॉडर्न अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां 1799 में जब महाराजा रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर बनाया तो कश्मीर की उनके पास। और देखिए महाराजा रंजीत सिंह उस समय अगर चाहते तो अकेले ही ब्रिटिश को इतना मारता कि दोबारा वो देखते नहीं। महाराजा रंजीत सिंह की सबसे बड़ी सेना थी पूरी दुनिया में, सबसे बड़ी सेना। सिख एम्पायर इतना ताकतवर था। जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे तब तक बहुत बढ़िया रहे। अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया था, हरि सिंह नालवा अकेले जीत के आ गए। तो ऐसा हिसाब किताब था। बट जैसे ही 1840 आते आते महाराजा रंजीत सिंह का देहांत हुआ, चीजें खराब होने लगी। गद्दी के लिए स्ट्रगल, और ब्रिटिश सबको हरा चुका था। मराठा से लेकर इधर बंगाल उनके पास आ गया, यूपी पूरा नॉर्थ वाला पार्ट उनके पास आ गया, साउथ इधर टीपू सुल्तान को हरा दिया, तो सबको हरा दिया। तो उन्होंने खाली महाराजा रंजीत सिंह बचे थे। तो अब उन्होंने एंग्लो सिख वॉर छेड़ दी। 1846 और 1848 ये 2 हुई, और पूरा सिख एम्पायर भी ब्रिटिश के पास आ गया। जो उत्तराधिकारी थे उनको बोल दिया कि भैया महारानी आप संभालिए, आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो अब 1846 में राजा गुलाब सिंह जो डोगरा राजा थे, क्योंकि ब्रिटिश की उन्होंने मदद की थी, तो उनको ये पूरा कश्मीर दे दिया गया चंद रुपए में कि आप ये ले लीजिए, कश्मीर आपका है। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए सिखों को इंडेमनिटी ऑफ वॉर भी देनी थी कि भैया जो वॉर में, देखिए जो आप जब आप हारते हो ना तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है, तो वॉर में जो हमारा नुकसान हो उसका पैसा दो तुम। ठीक है, और कश्मीर चला गया यहां पे राजा गुलाब सिंह। अब डोगराओं को लंबा रूल चलता है। 1925 में राजा हरि सिंह आते हैं। अब देखिए इस समय शेख अब्दुल्ला भी आ गए थे। ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी जो है ऑलरेडी बना ली थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला, देखिए अगर राजा हरि सिंह, यहां पे क्या होता है ना कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नेता नहीं थे। अगर वो बहुत पॉपुलर नेता होते तो कश्मीर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट राजा हरि सिंह बहुत पॉपुलर, राजाओं के साथ ये दिक्कत रही है। ठीक है, कि सारे राजा नहीं, लेकिन कुछ राजा वो, उन्होंने ज्यादा लोगों के बारे में सोचा नहीं, तो ये प्रॉब्लम रही। तो अब हुआ क्या कि देखिए 1925 के बाद से एक तो राजा हरि सिंह एंड देन शेख अब्दुल्ला का उदय। अब शेख अब्दुल्ला बात करते थे कश्मीर के लोगों की कि तुमको राइट्स नहीं मिल रहे, हम तुमको राइट्स देंगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो लोग हो गए शेख अब्दुल्ला के साथ। ठीक है, राजा हरि सिंह ने उनको भी जेल में डाला, जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद वो बोला कि भाई सही तो बोल रहे शेख अब्दुल्ला, बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। तो अब आगे चलता है, आगे चलता है, और आता है 1947, कट टू 1947। अब 1947 में बीच में बहुत कुछ हुआ, उसको इतना इस पॉइंट, इस टॉपिक के लिए रिलेवेंट नहीं है वो। अब जो पाकिस्तान है वो अलग हो गया और भारत जो है वो अलग हो गया। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस, 11 प्रोविंसेस थे, वो ऑटोमेटिकली भारत में आ गए। लेकिन बाकी 565 रियासतों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जुट गए कि भैया तुरंत इनको भारत में लेके आओ, चाहे जो भी हो जाए। तो 2 थे, एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या है कि एक बार तुमने साइन कर लिया, तुम भारत का हिस्सा हो गए। और ये पाकिस्तान ने भी ये पूरा चिट्ठा जो है बना के रखा था। तो 4 ऐसे राज्य थे, हालांकि जोधपुर भी था, बट वो सब मान लिए, भोपाल जोधपुर वो हो गया, लेकिन मेनली 4 थे। अब इसमें कौन कौन थे?
सबसे पहला आपका त्रावणकोर के राजा के ऊपर बम फट गया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया चलो भारत के साथ ही चलो। जूनागढ़ में महावत खान, क्या पता उनके बारे, बहुत कॉमेडी कैरेक्टर थे, ठीक है। वो कुत्तों की एक बार कुत्तों की शादी करा दी थी, तो नेशनल हॉलीडे जो है भैया, हॉलीडे नेशनल कहने की मतलब पूरे जूनागढ़ में जो छुट्टी होंगी, बहुत प्यार करते थे जानवरों से। तो वो वहां पे 99% पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू थी, तो पूरी आर्मी ने घेर लिया। क्योंकि देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्ट्रैटेजी रहती थी कि कैरेट और स्टिक, ठीक है, कि पहले गाजर देते थे वो, और अगर उसके बाद नहीं माने, प्यार से समझाते थे वो, और नहीं माने तो इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहती थी। तो इधर जूनागढ़ भी आ गया, जूनागढ़ पूरी आर्मी ने घेराबंदी कर ली, प्लेबिसाइट हुआ, सबने बोला कि हमको भारत के साथ जाना है, और इधर राजा सब भाग गए उधर, ठीक है, महावत खान सब भागे। उसके बाद फिर आपका हैदराबाद का इशू बहुत ज्यादा। अब हैदराबाद में काफी, क्योंकि हैदराबाद उस समय भारत का सबसे अमीर प्रिंसली स्टेट था, उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, बट उन्होंने क्या बहुत ज्यादा पैसे पाकिस्तान को दे दिए, तो ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, 5 दिन के अंदर हैदराबाद हमारे पास आ गया। अब आप समझिए कि अगर पाकिस्तान में यह होता तो पाकिस्तान में राजा जो थे ना उनकी हालत खराब हो जाती, बट यहां पे निजाम बाद में लोकसभा के इलेक्शन लड़े, राज्यसभा चुन के आए वो, ठीक है। तो ये हिसाब किताब। फिर बचा कश्मीर। अब कश्मीर 1947, 15 अगस्त 1947, राजा हरि सिंह के पास 3 ऑप्शंस। उनके पास एक ऑप्शन यह था कि या तो हम भारत के साथ चले जाएं। अब भारत के साथ चले जाएं तो उनको सिक्योरिटी का डर। क्यों डर? राजा हरि सिंह हिंदू राजा, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम। डर उनको यह था कि भाई डेमोक्रेसी हो रही है, मुझे चाहिए सत्ता, मुझे चाहिए कुर्सी, तो मेरी कुर्सी जाएगी, है ना। क्योंकि यहां पे जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि मुझे हटा के चीफ मिनिस्टर या जो भी जो है वो रख देंगे। दूसरा ऑप्शन था पाकिस्तान के साथ चले जाएं। पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं कि भैया वो है इस्लामिक देश और मेरा वहां पे सर्वाइव करना नामुमकिन है, यहां कम से कम मैं बचा रहूंगा, वहां तो मुझे फांसी पे लटका देंगे। तो दैट इज, तो उनके पास बेस्ट ऑप्शन क्या, इंडिपेंडेंट रहो। तो उन्होंने बोला कि हम आजाद रहेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे कश्मीर रहेगा आजाद। तो अब जिन्ना लगातार राजा हरि सिंह से मिले, जिन्ना ने बहुत ज्यादा उनको बर्ग लाने की कोशिश की, जिन्ना ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन भी करवा दिया। भारत ने भी बोला आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन नहीं साइन करिए, सोच लीजिए। लेकिन यहां पे गलती यह हो गई कि जो पाकिस्तान है उसने भले ही टाइम दिया, लेकिन वो करने लगा अटैक की तैयारी। पाकिस्तान को पता चल गया कि भाई देखो अधर्म से ही जीतना है हमको कश्मीर, और कोई रास्ता नहीं है ना। लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं कि हम आपको सेना नहीं दे सकते राजा हरि सिंह को, क्योंकि आप किसी के आप पार्ट नहीं है। अच्छा, राजा हरि सिंह की को लगता था कि हमारी सेना बहुत बड़ी है। राजेंद्र सिंह जो उनके जनरल, उन्होंने चेताया था कि देखिए हमारी सेना में बहुत सारे कश्मीरी जो हो सकता है विद्रोह कर दें, आप समझिए इस बात को, प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कुर्सी जा सकती है, आप भी जा सकते हैं। तो समझिए इस बात को, सेना बड़ी होने से कुछ नहीं होता है, सेना का लॉयल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन लगातार सुबह से शाम तक मीटिंग करते हैं, दोपहर से चलती है रात 12 बजे तक, लेकिन कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। फाइनली जो है, जब भारत ये देखता है कि कश्मीर में कुछ गतिविधियां होने लगी है, तो जिन्ना को लेटर लिखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि बेटा अपनी सेना हटाओ, जो तुम सपोर्ट कर रहे हो ना वो बंद करो, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन कभी भी उस लेटर का जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई पता था कि अगर हमने इस लेटर का जवाब दिया तो ये साफ हो जाएगा कि इसके पीछे हमारा। अच्छा, कश्मीर क्यों चाहिए था? स्ट्रैटेजिक है भाई, सबसे स्ट्रैटेजिक है कश्मीर, सुंदर है, टूरिज्म, खेती, हर तरीके से कश्मीर इज वेरी वेरी, देखिए कोई भी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर वो स्ट्रैटेजिक हो। तो बहुत ज्यादा जरूरी था कि कश्मीर जो है, कश्मीर से ही तो भारत शुरू होता है, हिमालयन रीजन से भारत शुरू होता है, ठीक है। तो अब यहां पे बड़ी जद्दोजहद, लेकिन तब आता है अक्टूबर, और अक्टूबर में हम ये देखते हैं कि तगड़े तरीके से इन्वेड कर दिया यहां पे पाकिस्तान ने कश्मीर को। अब कश्मीर ने सेना नहीं थी, सेना थी, लेकिन उसने क्या, आम लोगों का उसने जामा पहना दिया। रजा का पता नहीं कौन कौन, मतलब जितने अधर्मी, कबाइली के फॉर्म में कि नहीं भैया ये तो वो लोग हैं जो कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। और से बहुत लोग थे, आपको बता दूं, अफगानिस्तान, ईरान, पता नहीं कहां से लोगों को लेके आए थे और बोला कि ये आर्मी के साथ अटैक करो। लेकिन पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि हमारी आर्मी है, तो घुस गई भाई उनकी आर्मी, और उसके बाद तबाही मचा दी उन्होंने। आप ये समझिए कि उस समय श्रीनगर का जो अगर एयरपोर्ट है, सैम मानेकशॉ आपने मूवी देखी होगी, तो अगर श्रीनगर का एयरपोर्ट उस समय कब्जा हो जाता तो कट जाता, फिर सप्लाई लाइन गई, फिर हमारे हाथ से कश्मीर चला जाता। तो अब बड़ी भीषण लड़ाई होती है, बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। अब क्या है कि ये लोग श्रीनगर की तरफ बट 60 किलोमीटर दूर होता है श्रीनगर, बट ये रुक जाता है बारामूला में। और 24 अक्टूबर इतनी तबाही मचाई जाती है बारामूला में, बलात्कार से लेकर लूट खसोट,
इतना ज्यादा कि आज भी बारामूला के लोग वो भूले नहीं है कि वो जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ है, पाकिस्तानियों ने वो काम किया था उनके साथ, ठीक है। तब राजा हरि सिंह को वो लगता है कि भाई अब तो तुरंत भारत को बुलाओ। तो भारत को बुलाते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी होते हैं वीपी मेनन, वो जाते हैं सैम मानेकशॉ को लेके। तो सैम मानेकशॉ बोलते हैं कि हम करेंगे आपकी मदद, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो उसके बाद वीपी मेनन 26 अक्टूबर की रात में उनको लौटना होता है। 10 मिनट पहले वीपी मेनन निकले होते हैं, अगर 10 मिनट भी लेट हो जाते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, शायद वहीं फंस जाते। तो उसके बाद फिर सब निकलते हैं और उसके बाद फिर अगले ही दिन, ठीक है, हमारी सेना मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी टुकड़ी लेके श्रीनगर पहुंच जाते हैं। श्रीनगर की एयरफील्ड पे बिल्कुल अंधेरा, एकदम लाइट्स होती ही नहीं है, भीषण लड़ाई होती है। उसके बाद आगे भारत की सेना बहुत मारती है, लभेड़ लभेड़ के दौड़ा के मारती है। मतलब आप ये समझिए कि कहीं दिखते ही नहीं ये लोग, तितर बितर। अब भारत की सेना पीछे खदेड़ना शुरू करती है, ठीक है। वो खदेड़ते खदेड़ते खदेड़ते, मेजर सोमनाथ शर्मा को पता है कि ही वाज द फर्स्ट वन टू अवॉर्डेड परमवीर चक्र। वो पीछे खदेड़ते खदेड़ते खदेड़ती रहती है, बहुत दूर तक खदेड़, जनवरी तक आप ये समझिए कि वो, आप कश्मीर छोड़िए, वो पंजाब पहुंचने वाली होती है। अब यूनाइटेड नेशन नया नया बना होता है और जवाहरलाल नेहरू की गलती कि उस समय क्या होता है ना कि जैसे अभी मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुत बड़ा कुछ है, क्योंकि बहुत ज्यादा जाने जा रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू को यह लगा कि इनको रोकना है, चाहे जो भी हो जाए, ये हत्याकांड को रोकना है। और यूनाइटेड नेशन जाते, एक तो ये पूरा मामला ग्लोबल हो जाएगा और लोगों को समझ में आएगा कि कितना गड़बड़ है पाकिस्तान, तो हमको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, हम वहां पे जाएंगे। यूनाइटेड नेशन में पूरा देश है, पूरी दुनिया है, बट वो नहीं जानते थे कि भाई पूरी दुनिया है, बट यूनाइटेड नेशन एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन रही है। यूनाइटेड नेशन इस दुनिया की सबसे घटिया, सबसे क्या किया है यूनाइटेड नेशन ने, आप बताइए, ठीक है। यूएन हर एक चीज में फेल हुआ है अभी तक। वो भाई अभी देखिए आप, गाजा पे इतना वॉर हुआ, इजराइल पे इतना वॉर, क्या हुआ? बस रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास होते रहे। रशिया ने यूनाइटेड नेशन को अपने जूती पे रखा कि हम करेंगे यूक्रेन पे युद्ध, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, लेकिन उस समय वो नया नया था। तो अब ये हुआ कि भाई बेटर है कि हम यूनाइटेड नेशन में मुद्दा ले जाए, और जैसे ही यूनाइटेड नेशन में मुद्दा ले गए हम, रेजोल्यूशन 47 आ गया। और रेजोल्यूशन 47 ये था कि सबसे पहले जो पाकिस्तान है वो अपनी सेना हटाए, भारत है फिर वो अपनी सेना हटाए। पहला पॉइंट ये, पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, फिर भारत अपनी सेना हटाएगी, और उसके बाद हम प्लेबीसाइट करवाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने ये अनाउंस किया था कि प्लेबीसाइट होगा, ठीक है, मतलब एक वोटिंग होगी, तो प्लेबीसाइट। अब प्लेबीसाइट इस समय पाकिस्तान की वजह से ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कभी अपनी सेना हटाएगा ही नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस ना जाते, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ा बस वॉर टाल देना, मतलब ये आपको टाल देना था, तो पूरा कश्मीर 3 दिन के अंदर हमारा हो जाता, ठीक है। और अगर 1 महीना और रुक जाते तो पूरा पंजाब हमारा हो जाता, पाकिस्तान का पंजाब, ठीक है। तो जो बंटवारे का दर्द था 1947 से जो शुरू हुआ, तो 3 महीने के अंदर वापस आ जाता हमारे पास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम यूनाइटेड नेशंस गए और पीओके का मामला फिर आज तक अटका हुआ है, ठीक है, और आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब पीओके में लगातार प्रोटेस्ट होते रहते हैं, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर बोलता है, अपना नहीं मानता है। और यह अब क्या बता, 1/3 जो पूरा का पूरा कश्मीर का हिस्सा है वो पूरा पाकिस्तान के पास है, और अब ऐसा ही है जैसा चल रहा है। अब इसका यह सॉल्यूशन यही है कि या तो वहां पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो। अब आंदोलन खड़ा हो तो उसको, आंदोलन कई बार खड़े भी हुए हैं लेकिन उसको क्रश कर दिया गया, तो आंदोलन में भी आपको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है, तो भारत सपोर्ट करे, नहीं तो पाकिस्तान खुद दे दे पीओके, जो कि कभी जिंदगी में नहीं होने वाले इस जन्म में, तो नहीं तो फिर पाकिस्तान में इंटरनल सिविल वॉर हो, जिसकी पॉसिबिलिटी आगे आने वाले समय में दिख रही है, नहीं तो भारतीय सेना जो इन्वेड कर दे, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि भारतीय सेना नहीं जाएगी, डिस्प्यूटेड रीजन है, और इसमें जाने का मतलब फिर यही है कि फिर बहुत सारे प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना, जो कि इस समय हमारे हित में नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है जो अमित शाह कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी, मतलब यहां पे कि 370 हटाए तो डेवलपमेंट करो, इतना डेवलपमेंट कर दो कि अचानक जो बर्लिन वॉल है वो ढह जाएगी, जैसे बर्लिन वॉल ढही थी वैसे ही यहां पे बॉर्डर भी ढह जाएंगे, ये भी हो सकता है। सीट्स और ज्यादा दो पीओके को, तो उनको ये लगेगा कि भाई यहां पे तो हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है, बट देखो भारत में हमारी 24 सीटें रिजर्व है, तो हमको स्वायत्तता वहां पे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पूरा समझ लीजिए कि ये पूरा प्लान है, ठीक है, यहां पे कि कुछ भी करके पीओके को लाया जाए भारत में। तो ये कहानी थी, आई होप अब आपको समझ में आई होगी क्या रहा क्या नहीं रहा। अब जो है देखिए, इतिहास है, जो हुआ सो हुआ। जवाहरलाल नेहरू, खैर उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता, बट अगेन आप उनके बारे में पढ़िए तो आपको पता लग जाएगा कि मॉडर्न इंडिया को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है।
समझ रहे हो? जिन जवाहरलाल नेहरू को बहुत कहते हैं कि 565 रियासतें, भाई वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके 1956 में, तो ये नहीं भूलना चाहिए। बट हाँ, ये एक गलती उनसे हुई कि वो चले गए, शायद नहीं जाना चाहिए था। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।